नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम कुमार LNMU GNC नेहरा से। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी ऑनर्स पार्ट 2 के अंतर्गत पेपर 3 में जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर। आज इस कविता की हम व्याख्या करेंगे। यह कविता लहर संग्रह से लिया गया है और छायावादी कवि है ये। 1900 छायावाद का तो ऐसे कुछ लोगों ने 1918 माना है, कुछ ने 20 माना है, 18 से ही मान लीजिए। तो उसके बाद छायावादी कविता है ये। छायावाद पे आरोप लगता रहा है कि खुल कर के कुछ कहता नहीं है, इसमें पूरी तरीके से कुछ न कुछ झीनापन, एक पर्देदारी, एक आध्यात्मिकता भी रहता है। इस कारण से इन कविताओं को समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। हालांकि कोई भी कविता को अपने समय के संदर्भ में समझने की कोशिश करे तो खुल जाता है वो कविता। तो इसमें जो ये कविता है कि ले चल वहाँ भुलावा देकर, शीर्षक कोई देख लीजिए तो कह रहा है कि ले चल, कहीं ले चलने की बात हो रही है। कहाँ हो रही है ये कविता में खुलती है। कह रहे कि वहाँ, कहाँ, वो तो कविता में हम देख लेंगे कि वहाँ भुलावा देकर। कैसे ले चलना है? भुलावा दे करके, जानबूझ करके नहीं ले जाना है, सब चीज़ बता करके नहीं ले जाना है, भुलावा दे करके ले जाना है, एक मुगालते में रख करके ले जाना है। तो ये कविता का शीर्षक ही कह रहा है कि कहीं ले चलने की बात हो रही है। इस कविता पे सबसे ज़्यादा आरोप लगाया है और इस एक कविता के माध्यम से ही कवि पे आरोप लगा है कि कवि पलायनवादी है, यानी कि इस कठिन समय से या अपनी परिस्थितियों से भाग जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं। तो इस कविता की व्याख्या करेंगे ही, साथ ही कवि को भी हम व्याख्यायित करेंगे कि क्या ये आरोप सही है इस कविता के माध्यम से या किसी और कविता के माध्यम से। तो जहाँ तक अभी तक एक दो कविताओं को हमने देखा, जैसे कि कौन सा है, हिमाद्री तुंग सिंह से नामक जो जागरण गीत लिखा गया, चाहे बीती विभावरी जागरी नामक कविता में है, या अन्य कविताओं में है, या इनके उपन्यास में देख लीजिए, या इनके नाटकों में देख लीजिए, जिस तरह से सांस्कृतिक चेतना दिखाई देता है, जिस तरह से स्वतंत्रता के प्रति आह्वान करते हुए ये दिखाई पड़ते हैं, इससे ऐसा नहीं जान पड़ता है कि ये पलायनवादी कवि हैं या पलायन को प्रधानता, प्रमुखता देते वाले कवि हैं। तो हम कविता पहले देख लेते हैं, फिर बीच बीच में इस पर बातचीत हम करते रहेंगे। इसमें भी एक दूसरे से बात करते हुए ही कवि आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। पहले पूरी कविता एक बार सुन लेते हैं। ले चल वहाँ भुलावा देकर, ये शीर्षक है, और कहते हैं कि ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जहाँ साँझ सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पांति घनी रे। जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी परे दिखाई, सुख दुख दुख सुख वाली सत्य बनी रे। सम श्रम विश्राम क्षितिज वेला से, जहाँ सृजन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। तो ज्योति घनी रे, जो प्रकाश फैलाएगा वो कैसे किसी को पलायनवादी बना देगा, कैसे किसी को पलायनवाद में ले जाएगा। सिर्फ इस एक कविता के आधार पर आलोचकों का ये जो आरोप है कवि पर, खास जयशंकर प्रसाद पे, कि वो पलायनवादी कवि है, कहीं ना कहीं गलत लगता है। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, एक तो कह रहे कि भुलावा देकर के ले चलने, अब मेरे नाविक, कोई नाविक भी है जो नाव को खे रहा है, उनको संचालित शायद कर रहा है, या वो ईश्वर को कह रहे हैं। और कहाँ ले चलना है? धीरे धीरे ले चलना है, तेज गति से नहीं ले जाना है, धीमे धीमे घुमाते हुए ले जाना है। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। अब ये कह रहे हैं कि कहाँ, पहला वर्णित है कि जिस निर्जन में सागर लहरी, निर्जन जहाँ कोई लोग ना हो, यानी कि एकांत जगह पे की बात कर रहे हैं। एकांत जगह कहीं भी हो सकता है। जिस निर्जन में सागर लहरी,
ऐसा जगह जहाँ पे सागर का लहर, हो सकता है समुद्र किनारे जाना चाहते हो, तो ये कह रहे हैं कि जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। आकाश में, अंबर में, उसके कानों में, अब कान अंबर का तो होता भी नहीं है, यहाँ भी मानवीकरण है प्रकृति का। तो अंबर के कानों में गहरी निश्चल प्रेम कथा कहती हो। कैसी कथा? निश्चल प्रेम कथा। एक तो प्रेम है, प्रेम में भी कैसा प्रेम? निश्चल प्रेम कथा कहती हो। तज कोलाहल की अवनी रे, कोलाहल, शोर, कोलाहल को त्याग करके ऐसे शांत जगह पे, निर्जन जगह पे, ऐसे जगह पे वो जाने की बात कह रहे हैं जहाँ पे कानों में उनको प्रेम सुनाई दे, निष्कलंक निश्चल प्रेम सुनाई दे, ऐसी जगह वो ले चलने को कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि शांति से जीवन जिया जाए, प्रेम पूर्वक जीवन जिया जाए। और अगर शांति से प्रेम पूर्वक जीने की बात कोई कहता है तो वो पलायनवादी कैसे हो सकता है? मार काट में कोई भी नहीं जीना चाहेगा, अशांत क्षेत्र में कोई भी नहीं रहना चाहेगा। तो इस कारण से ये समाज के ने कटु ये समाज के जो है छल कपट है उससे दूर जाना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि समाज में छल कपट होता ही है, आप उससे लड़िए, उससे संघर्ष कीजिए, उससे दूर क्यों जाए। तो एक कल्पना है कि ऐसी जगह जाना चाहिए या ऐसा जगह बनाना चाहिए जहाँ की शांति का वातावरण हो, जहाँ की प्रेम संबंध हो, निश्चल प्रेम संबंध हो। और इनकी कविताओं में जो देखिए, या उपन्यास पढ़िए या कहानी पढ़िए, तो प्रेम का हर जगह एक आकाशदीप नामक कविता कहानी है, उसमें उसकी नायिका जो है अपने देश के लिए अपने प्रेमी को फांसी पर चढ़वा देती है, लेकिन साथ ही उसके साथ वो भी फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो देश प्रेम और अपना प्रेम दोनों वहाँ दिखता है। एक और कविता इनकी जो है आत्मकथा मानी गई है, तो उसमें भी प्रेम को लेकर के, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर जाग गया। और उसमें भी वो कहीं ना कहीं अतृप्त प्रेम की ही बात कर रहे हैं। प्रेम और आंसू कविता संग्रह है, पूरी तरह प्रेम में ही रोता हुआ है। लहर में भी कई कविताएं ऐसे हैं जो प्रेम से जुड़ा हुआ है, एक नायिका क्या वर्णन करते रहते हैं वो। तो कल्पना में कहीं ना कहीं ये एक तरह से विरही कवि भी हैं जो कि प्रेम चाहते हैं, और कहीं ना शायद हो सकता है कि इनके साथ कभी धोखा भी हुआ हो या इनके प्रेम को नहीं जान पाया हो जिससे वो प्रेम करते हुए। तो कई तरह की अवचेतन में चल रहा हुआ चीज़ भी इनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। एक अधूरापन, एक अतृप्ति का भाव दिखाई पड़ता है। तो उस सब चीज़ों को पाने के लिए, मन की अशांति को दूर करने के लिए शांत वातावरण में जाना चाहते हैं। और चूंकि मेरे नाविक कह रहे हैं तो यहाँ व्यक्तिगत भी है, तो आप कह सकते हैं व्यक्तिगत है तो जयशंकर प्रसाद पलायनवादी है, जबकि ऐसा नहीं है। शांति की चाह सभी को होती है, हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को होती है। प्रेम की चाह भी सभी को होती है, कोई एक व्यक्तिगत मामला ऐसा नहीं है। किसी को भी प्रेम में धोखा मिलेगा तो बुरा ही लगेगा, किसी को भी मार काट का सामना करना पड़ेगा तो वो उससे वो विचलित होगा ही होगा। तो इन चीज़ों से कोई भी निकलना चाहता है, तो और ये कभी ही निकलना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई वाली बात या कोई पलायन वाली बात जो है वो दिखाई नहीं देती है। फिर आगे वो लिखते हैं कि जहाँ साँझ सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल काया। साँझ सी जीवन, साँझ, अब पूरा दिन बीत चुका होता है, हो सकता है पूरी जवानी बीत चुकी है, मृत्यु के तरफ जब जा रहे हों, जहाँ साँझ सी जीवन छाया, जीवन कैसे बीतता चला जाया, जीवन का छाया जो है लग रहा है खत्म हो गया। छाया तो तभी बनेगा जब सूर्य की रोशनी रहेगी या प्रकाश रहेगा, लेकिन अब हो क्या रहा है, साँझ हो रहा है, अंधेरा छा रहा है, हो सकता है मृत्यु की तरफ जा रहे हो, तो या उस तरह की कल्पना कर रहे हो। तो कह रहे जहाँ साँझ सी जीवन छाया, ढीली अपनी कोमल काया, अपने शरीर की कोमलता को जो है ढीलापन कर रहा है। और जब जवानी से आगे हम बढ़ते हैं तो शरीर में एक लचीलापन आता है, मांसपेशियां सिकुड़ने सी लगती है। तो ढीली अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी रे। अंधेरा होगा तो तारा तो दिखेंगे ही, अब नील नयन से,
नीले नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी रे। अंधकार है, तारा देख रहे हैं, सांझ का समय है, प्रकृति का वर्णन है, शांत का माहौल, शांति का माहौल है और उसमें वो प्रकृति को देख रहे हैं। ऐसे सांझ के तरफ वो जाना चाहते हैं, ऐसे निर्जनता की तरफ वो जाना चाहते हैं जहाँ उनको दो पल का सुकून मिल सके, शांति मिल सके, प्रेम मिल सके या प्रेम की यादों में वो खो सके। फिर आगे कहते हैं कि जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में विभुता विभूषी परे दिखाई सुख दुख वाली सत्य बनी रे। सुख और दुख दोनों चीज वो जान रहे कि साथ साथ ही होता है। जीवन है तो सुख रहेगा, दुख भी रहेगा, तो सुख दुख वाली सत्य बनी रे। अब जिस गंभीर मधुर छाया में, फिर वही मधुर यादें जो है कैसी है, मधुर है, छाया ठंडक प्रदान करता है। तो कहते हैं जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट, पूरे विश्व का जो है यादें, विश्व चित्रपट चल माया में, कहीं ना कहीं कल्पना में चलता है, उनकी यादों में चलता है। विभुता ऐश्वर्य, विभूषी परे दिखाई, धरती पे परे दिखाई, और जो ऐश्वर्य है, वो जो यादें हैं, जो अच्छा समय बीता है, वो उनको उस धरती पे दिखता है। विभुता विभूषी परे दिखाई सुख दुख वाली सत्य बनी रहे। और सुख दुख जो है दोनों सत्य है, जीवन का यथार्थ है। वैभव है तो कहीं ना कहीं वो वैभव खत्म होगा ही। सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। ये जीवन का आध्यात्मिक रंग भी है, दार्शनिकता भी है एक तरह से यहाँ पे। आगे वो कहते हैं श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते मेला से। अब ये एकांत में क्यों जाना चाहते हैं? एक तो प्यार पाना चाहते हैं या प्रेम की यादों में खोना चाहते हैं, दूसरा है निर्जन में जाना चाहते हैं शांति की वजह से, और तीसरा यहाँ एक और चीज़ खुल रहा है कि श्रम विश्राम, मेहनत भी करेंगे और विश्राम भी करेंगे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, क्षितिज जहाँ की ऐसा लगता है जहाँ धरती और आकाश मिल रहा हो, क्षितिज बेला से जहाँ सृजन करते, आकाश धरती आकाश मिल रहा होता है ऐसा लगता है, लेकिन ये सच है नहीं। तो उसी तरीके से ये सच नहीं है कि वो पूरी तरीके से पलायन में चले जाना चाहते हैं, पूरी तरह से निर्जन में चले जाना चाहते हैं। श्रम विश्राम, देखिए यहाँ अभेद स्थापित कर दिया कि श्रम भी करना है और विश्राम भी करना है। कोई भी व्यक्ति है, थकेगा तो सोएगा ही, तो ये भी एक इंसान ही है। श्रम विश्राम क्षितिज वेला से जहाँ सृजन करते हो मेला से, मेला जहाँ की बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे विभिन्न तरह के जाति के लोग आते हैं। और फिर कहते हैं जहाँ सृजन करते, सृजन भी कर रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं, मानसिक श्रम कर ही रहे हैं, वो एकांत में जा कर के भी, यादों में हो या कल्पना में हो या प्रेम में हो, कहीं ना कहीं वो सृजन कर ही रहे हैं। तो ऐसे सृजनकर्ता को आप या कोई भी आलोचक कैसे पलायनवादी कह सकते हैं? और वैसे कभी जो आज़ादी के लिए दूसरों को जगा रहा है वो भाग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कल्पना या ऐसा आरोप उन पे गलत किया गया, और किन मानसिकता के कारण ऐसा किया गया है ये तो हम नहीं पता, वो आलोचकों की आलोचकीय दृष्टि देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन इस कविता के आधार पे अगर कोई कह रहा है तो ऐसा सत्य नहीं जान पड़ता है। तो ये कह रहे श्रम विश्राम क्षितिज बेला से जहाँ सृजन करते मेला से अमर जागरण, देखिए जागा हुआ सब तो पूरी तरह ही गया। अमर जागरण उषा नयन से, उषा सुबह, सुबह हो रही है, आज़ादी वो भी पहचान रहे थे, सुबह हो रही है तो जागना ही है। उसके बावजूद कह रहे अमर जागरण, वैसा जागरण जो मरा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। ऐसे को आप पलायनवादी कैसे कह सकते हैं या कोई कैसे कह सकता है? अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी हो, प्रकाश फैला रहा है, बिखराती हो ज्योति घनी हो। उषा के समय में जो सुबह होगा तो प्रकाश आएगा ही आएगा, और ये प्रकाश किसी भी तरह का हो सकता है, सकारात्मक दृष्टि का हो सकता है, आध्यात्मिक का भी हो सकता है, आज़ादी का भी हो सकता है, अपने प्रेम को पाने का भी हो सकता है। जिस चीज़ से इसको जोड़ दीजिए उससे उसकी संगति बैठ जाएगी। तो अमर जागरण उषा नयन से, और नयन आँखों से,
आँख दृष्टि का भी प्रतीक है, बुद्धि का भी प्रतीक है। तो आँखों से अमर जागरण वो करने वाले कवि, सृजन करने वाले कवि प्रेम में यदि जाना चाहते हैं, एकांत में जाना चाहते हैं किसी उद्देश्यवश, तो कोई बुराई तो नहीं है। कम से कम वो पलायनवादी तो नहीं है। निर्जन जहाँ लोग नहीं हो ऐसे में एकांत भी तो उसको कह सकते हैं कि वो एकांत होना चाहते हैं, वो एकांत में समय अज्ञेय की तरह बिताना चाहिए। कोई भी कवि जब तक एकांतिक नहीं होगा वो लिख ही नहीं पाएगा, वो कुछ सृजन ही नहीं कर पाएगा। सृजन के लिए एकांतता नितांत आवश्यक चीज है। तो उस नितांत को पकड़ने के लिए, एकांत को पकड़ने के लिए वो अगर जा रहे हैं सृजन करने के लिए, तो उसको पलायनवादी कह देना, समाज से कट जाने वाला कह देना, समाज से दूर जाने वाला, समस्या से भागने वाला कहना, ये अपने आप में सही नहीं है। तो अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे, ये अंधकार नहीं फैला रहे हैं, उषा ही ला रहे हैं, सवेरा ही ला रहे हैं, ज्योति ही फैला रहे हैं। ऐसे कवि को कोई भी पलायनवादी कह दे, ये अपने आप में ठीक नहीं लगता है। हिमाद्री तुंग सिंह से तो उसमें कह दिया कि स्वतंत्रता पुकार रही है, और जो स्वतंत्रता को पुकारेगा वो चैन से सो नहीं जाएगा, तब तक कम से कम नहीं सोएगा जब तक कि आज़ादी आ नहीं जाए। हालांकि ये ज़्यादा तो जिए नहीं, लेकिन जितना जिए, जितना लिखे, उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो, कविता हो, सब में इनका दर्द भी दिखता है। इनका व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत तो आएगा ही आएगा, किसी भी कवि में या लेखक में व्यक्तिगत आएगा ही। व्यक्ति जब तक प्रभावित नहीं होगा उससे उसको वो लेखन लिख पाएगा ही नहीं, और समाज का प्रभाव उस पर होगा ही। तो इस पर भी समाज का प्रभाव है, अपने प्रेम का प्रभाव है, इस वजह से वो सृजन करना चाहते हैं, एकांत में जाना चाहते हैं। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, पलायनवादी चीज़ नहीं है। इस कविता के माध्यम से तो साफ साफ कह सकते हैं कि ये पलायनवादी कवि नहीं है। पलायनवाद का इन पे जो आरोप लगाया गया वो पूरी तरीके से गलत दिखता है, गलत साबित होता है। तो ठीक है, ये पूरी कविता हो गया हमारा। भाषा के स्तर पे देखें तो देख लीजिए, धीरे धीरे में एक गीत के तौर पे भी लगता है, धीरे धीरे, लहरी, लहर। लहर में भी देखिए सागर का लहर है, सागर का लहर भी कहीं ना कहीं जीवंतता का ही प्रतीक है, मिलता है, एक दूसरे से टकराता है, ये भी है यहाँ पर। लहरी गहरी में तुकांत है, अनुप्रास अंत्यानुप्रास है, शब्द तत्सम प्रधान है। इसके बावजूद कविता समझने में कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, और लाक्षणिकता उतनी तो नहीं है। खुल करके ही ये कवि अपने सृजन के माध्यम से, जागरण के माध्यम से, ज्योति के माध्यम से, सिर्फ इस 3 शब्द के माध्यम से पूरी कविता को खोल करके, उलट करके रखा जा सकता है। उनको पलायनवादी जो साबित किया गया, इन 3 शब्दों से ही पूरी तरीके से इनको जो है समाज से जुड़े हुए कवि कहा जा सकता है, चेतना से जुड़े हुए, भाव से भरे हुए कवि इनको कहा जा सकता है। और उनकी इतनी एक रचना के आधार पे कोई इतना बड़ा आरोप नहीं लगाया जा सकता, ये बिल्कुल अपने आप में ही गलत है। तो ठीक है, पूरी कविता हमने देख लिया। बाकी अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। थैंक यू।